हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। तो इससे पहले वीडियोस में हमने कंपैरेटिव स्ट्रेटजी वाला जो चैप्टर है वो दो पार्ट उसके देख लिए थे। आज हम होपफुली शायद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोस का। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 9690105047। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहते हो, डाउट्स ग्रुप में ऐड होना चाहते हो और कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड अप्रेजल एंड कंक्लूजन, मतलब कि क्या हुआ उसमें, बेसिकली किस कंट्री ने क्या मॉडल अपनाया था, वो सारी चीजें देखनी है। तो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अ कंट्री ऑफन सर्व एज अ मॉडल एंड गाइड टू अदर फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है कंट्री की, अगर वो मॉडल अच्छा है तो वो हमें डेवलप करने में काफी मदद रहता है, उसमें काफी फेवर मिलता है। A meaningful analysis of the growth path of one country serve as a ready reckoner to the other country in designing its own strategy। अगर किसी एक कंट्री ने अच्छे से डेवलपमेंट किया है, ग्रोथ करा है, तो उसको देखकर कॉपी पेस्ट करके कोई दूसरी कंट्री भी उसको यूज कर सकती है। In this section, we attempt a brief appraisal of the achievement of China, Pakistan and India in the context of their respective model of growth or the strategy of growth। चाइना के क्या क्या अचीवमेंट रहे, पाकिस्तान के क्या क्या अचीवमेंट रहे, इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट रहे, उनकी ग्रोथ क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या थी। Initiation of economic reforms is taken as a point of reference 1978 in China, 1988 in Pakistan और 1991 इंडिया। ये आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में कब हुआ था, 1978 में, पाकिस्तान में कब हुआ था, 1988 में, और इंडिया में कब हुआ था, 1991 में। बात करें चाइना की, China introduced reforms in 1978 to address the slow pace of economic growth. Important is to note that unlike India and Pakistan, the reforms in China were not dictated by the World Bank and International Monetary Fund. It was dictated by the thought process of the Chinese leadership style। चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया 1978 में, ताकि उन्होंने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफी धीरे थी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की तरह जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसको छोड़कर जो चाइनीज लीडरशिप थी उनके हिसाब से चल रहा था। It was realized by the leadership of China that the most strategy of growth, क्लोज इकोनॉमी एंड एक कमांड इकोनॉमी मॉडल। क्लोज इकोनॉमी हमारी कौन सी इकोनॉमी होती है, जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom to produce, was not yielding the desired result। Partially discarding this strategy, the leadership upon the domestic campaign of Great Leap Forward and introduced land reform on a massive scale। ये जो क्लोज इकोनॉमी थी वो अच्छे से काम नहीं करी, तो आपने देखा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया गया जहां पे इंडस्ट्रीज बनाई जा रही थी, उसको सपोर्ट किया गया। Household were allowed to start industry in their backyard। It is true that even this strategy had failed to achieve the desired goal or economic takeoff। ये स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई। हाउस होल्ड को अलाउ किया जा रहा था कि वो अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई। बट इट हैड certainly provided a strong base for further reform in the country। Huge investment in health and infrastructure lead to a phenomenal breakthrough in the economy of China। लेकिन इससे एक हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया अदर चीजों के लिए। जो इन्वेस्टमेंट किया गया था हेल्थ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उससे हमारी चाइना की जो इकोनॉमी है वो काफी बढ़ी। एफडीआई वर्क लाइक अ पेनेंसिया, मतलब कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो था वो एफडीआई कर रहा था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के लोग, बाहर की कंट्री अगर हमारे देश में कभी इन्वेस्टमेंट करती है, अपना बिजनेस की ब्रांच डालती है, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। It is of critical significance that China introduced and implemented each reform first at a smaller level, and only when the results were found to be satisfactory then it was extended to a large scale। चाइना कोई भी रिफॉर्म करती थी तो पहले छोटे लेवल पे करती थी, अगर सक्सेस मिलती थी तभी वो उसको आगे बढ़ाती थी, वरना नहीं बढ़ाती थी। A rigorous cost benefit analysis of each reform at the initial stage helped the leadership to undertake exercise of resource allocation with greater success and better रिजल्ट। हर रिफॉर्म्स में धीरे धीरे उन्हें स्टेज पर सक्सेस मिली और उसी को उन्होंने लीडरशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड किया।
बात करी जाए पाकिस्तान की, इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली रिफॉर्म आए 1988 में फेल टू सस्टेन द पेस ऑफ ग्रोथ। शुरुआत में उन्हें सक्सेस नहीं मिली। Economic indicators of Pakistan started losing their sheen while prior to the reform, the proportion of poor had declined from 40% in 1960 to 25% in 1980. During the post-reform, there was a reversal of this trend. Also compared to 1980, GDP growth rate was recorded to be lower in 1990. Reforms के बाद भी जो देश का जो GDP था वो गिर रहा था, कम हो रहा था। Pakistan had a sign of relief, particularly in the year 2017 when GDP registered growth of 5.5%, which was highest as compared to in the previous decade. पाकिस्तान को सांस में सांस जब मिली, जब 17-18 में जो उनकी जीडीपी थी उसमें ग्रोथ देखने को मिला 5.5% से पिछले सालों के मुकाबले सबसे बढ़िया। जो उनका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर था उसमें भी बढ़ा हुआ 4.9% से मैन्युफैक्चर सेक्टर में और 6.2% से सर्विस सेक्टर में। Besides some other macroeconomic indicators showing a more stable and positive growth, कुछ और भी ग्रोथ मिल रही थी उन्हें जो उनके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके द्वारा। बट अगर ओवरऑल पिक्चर की बात करी जाए पाक इकोनॉमी की कॉन्सिक्वेंट अपॉन द रिफॉर्म्स 1988 रिफॉर्म्स के बाद, तो वो काफी दिक्कत था, डिसहार्टनिंग था, दिल टूटा था वहां पर। क्यों दिल क्यों टूटा था? क्योंकि इकोनॉमी जो थी वो स्लो डाउन हो गई थी, मतलब पहले ऐसी नहीं हुई उस जैसी। तो जो द प्राइमरी रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाक इकोनॉमी इज दैट द लीडरशिप इन पाकिस्तान हैड फेल्ड टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निक चेंज इन एग्रीकल्चर। मतलब कि वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज था वहां पर बार बार चेंज होती थी, एक पार्टी रहती नहीं थी, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। Consequently, agricultural output remained highly volatile. Volatility in agriculture lead to volatility in export and finally volatility in forex reserve. अब यहाँ पर एक वर्ड बार बार आ रहा है, वोलेटिलिटी, यानी कि एकदम से चेंज हो जाना। तो एग्रीकल्चर में चेंज हुआ, एक्सपोर्ट में चेंज हुआ, फॉरेन रिजर्व में चेंज हुआ। टू कोप विद इट फॉरेक्स नीड, पाकिस्तान कंटिन्यू टू रिलाई ऑन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड एंड बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो फॉरेक्स रिजर्व की दिक्कतें थी उनको पाने के लिए जो पाकिस्तान था वो अब्रॉड और अदर बोरोइंग पर डिपेंड था। Pakistan has failed to build its industrial base for the sustainable export of manufactured goods. वहां पर भी दिक्कत हुई, पाकिस्तान जो इंडस्ट्री बेस नहीं बना पाया एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट करके मैन्युफैक्चर गुड्स की। सस्टेनेबल का मतलब कि तकनीक को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हम भी यूज कर लें और आने वाली जनरेशन भी यूज करे। Growing reliance on external borrowing has driven Pak economy into a debt trap with no hope of redemption. जैसे जैसे वो एक्सटर्नल बोरिंग पे ज्यादा डिपेंड हो रहे थे तो वो एक डेब्ट ट्रैप कंडीशन आ गई थी, जिनमें रिडेम्पशन मतलब पेमेंट कहां से करेंगे, कर्जा तो लेते जा रहे हैं लेकिन पेमेंट कहां से होगा सर। द कंडीशन इज सो बैड दैट द बल्क ऑफ बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड आर एग्जॉस्टेड इन पेइंग इंटरेस्ट ऑन द एग्जिस्टिंग लोन। कर्जा इतना बढ़ गया, कंडीशन इतनी हो गई कि जो भी पैसा आ रहा था वो ब्याज के हिसाब से यूज हो रहा था जो कर्जा लिया है। फंड फॉर डेवलपमेंट आर एक्सट्रीमली स्कार्स, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए कोई भी फंड उनके पास था नहीं, पर्टिकुलरली व्हेन पॉलिटिकल रूल्स द रोस्ट। तो री एमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान दे रखा है। स्टार्टेड विद द प्रोसेस ऑफ प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज पर उन्होंने काम किया। इंडिया में जिस तरीके से लाइक इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान ब्रॉट अबाउट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन आया था। ग्रोथ रेट थी वो उनकी लो ही रही 1988 के बाद भी, उसके बाद उन्होंने कर्जा लिया, उसके बारे में बात हो रही है। फिर आता है हमारा प्यारा इंडिया। Let us conclude our discussion by writing a critical comment on our performance as compared to China and Pakistan. इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले? Our performance is neither so bad nor so good. We are far ahead Pakistan but far behind China. हमारी परफॉर्मेंस अच्छी भी नहीं कही जा सकती, बुरी भी नहीं कही जा सकती, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस पाकिस्तान से काफी सही थी लेकिन चाइना से काफी कम। जो जीडीपी था पाकिस्तान का वो 11% था, इंडिया के टोटल जीडीपी का 11%, बट जो जीडीपी था इंडिया का वो चाइना के जीडीपी का 41% था।
Why India is lagging behind China? When India, like China, is focused on SE zone, special economic zone, and offer lucrative terms to be for investor. Why FDI is far less in India than China? Why is it that the Indian economy has experienced growth by fits and start while the Chinese growth process has almost been smooth and steady? क्यों इंडिया पीछे था चाइना से? क्यों उनने कौन कौन सी पॉलिसीज का इस्तेमाल किया? क्यों उनकी पॉलिसी इजीली नहीं चल पा रही थी? रीजन वही था जो अभी हमने बताया, रीजन था पॉलिटिकल विल एंड एनफोर्समेंट ड्राइव। चाइना में शुरुआत से जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो काफी सही रही, इंडिया और पाकिस्तान में इनमें दिक्कत रही। इंडिया इज फार बिहाइंड चाइना इन इट्स पॉलिटिकल विल टू पुश इट्स एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो आए, अच्छी आए ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। Also, India is far behind China in exercise its enforcement drive. Even long after the initial economic reform, India did not have the necessary political consolidation in the country. रिफॉर्म्स के बाद भी हमारे भारत में पॉलिटिकल पावर अच्छे से नहीं आ पा रही थी। कंट्री हैड बीन गवर्न बाय अ कोलाइशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि एक गवर्नमेंट नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे थे, जिसकी वजह से कंपल्शन आ रही थी, कंक्लूजन आ रहे थे, दिक्कतें आ रही थी। Likewise, enforcement of policy and program lags far behind India compared to China. It is because India ने democratic process of enforcement follow किया और चाइना ने autocratic process को follow किया। दोनों ही leadership style हैं, एक में हम किसी की सुनते नहीं है, दूसरे में हम सबकी सुनते हैं, उसे हम कहते हैं। Here we would like to state that democratic process is always better as it allow wider freedom to democratic process होती है जहां पे हम जो भी काम करते हैं वो दूसरों से पूछ के करते हैं, और ऑटोक्रेटिक जहां पे हम अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, किसी से नहीं पूछते। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आपका पूरा डेवलपमेंट के जितने भी चैप्टर्स है वो फिनिश होते हैं। ये लास्ट चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब तक नहीं करा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।